इस कंपनी में हो रहे थे लॉसेस, इस कंपनी में एक्चुअली में क्या हो रहे थे, लॉसेस हो रहे थे, लेकिन ये कंपनी क्या कर रही थी, अपने पुराने प्रोविजंस को रिवर्स करके उसमें से डिविडेंड बांट रही थी, उसमें से डिविडेंड बांट रही थी। तो इन्होंने सच तो लिखा, ये जो बात लिखी इन्होंने एकदम सच लिखी, ट्रू थी कि कंपनी रेगुलरली डिविडेंड पे कर रही है, बिल्कुल, लेकिन इससे इंप्रेशन ये बन रहा था कि कंपनी दबाकर जो है प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी दबाकर जो है प्रॉफिट कमा रही है, बट रियलिटी कुछ और थी, कंपनी एक्चुअली में लॉसेस में थी, सिर्फ अपने पुराने प्रोविजंस को रिजर्व करके वो डिविडेंड बांट रही थी। और ये बात अगर आप नहीं बता रहे हो, यानी ये किसका एग्जांपल हो गया, आपने इनकंप्लीट बात बताई, जिससे लोग क्या हो गए, मिसलीड हो गए, और इसे भी क्या माना जाएगा, मिस स्टेटमेंट माना जाएगा। सो यही बात आगे लिखी है, कंपनी हैज बीन इंकरिंग सब्सटेंशियल लॉसेस। एक्चुअली में तो कंपनी को लॉसेस हो रहे थे, लेकिन कंपनी क्या करती थी, राइट बैक मतलब रिवर्स कर देती थी अपने पास्ट प्रोविजन को टू द क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर देती थी प्रोविजन को रिवर्स करके, जिसमें से वो डिविडेंड पे कर रही थी। तो कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि क्योंकि प्रोस्पेक्टस ट्रू पिक्चर डिस्क्लोज नहीं कर रहा, आपने सही बताया कि डिविडेंड दे रही है, लेकिन उससे पूरी पिक्चर सामने नहीं आ रही है, इसीलिए इसे भी क्या माना जाएगा, मिस स्टेटमेंट माना जाएगा, क्योंकि आपने सच को छुपाया है, सुपरफिशियल स्टेटमेंट देकर, मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर की बात बताकर आपने अंदर के गहराई के सच को क्या किया है, छुपाया है, अंदर के गहराई को सच को क्या है, छुपाया है। अब एक और बहुत बढ़िया बात है, मान लीजिए ये वाला केस तो बहुत ही बढ़िया और एडवांस लेवल है। मान लो एक कंपनी है उसने अपने प्रोस्पेक्टस में लिखा, एक कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में लिखा, क्या लिखा, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्नओवर ऑफ कंपनी इज 1 बिलियन रुपीज। मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्नओवर ऑफ कंपनीज इज 1 बिलियन रुपीज। अब लोगों को लगेगा कि भाई कंपनी का जो टर्नओवर है, इस लाइन को पढ़ के लोगों को लगेगा कि कंपनी 1 बिलियन रुपीज का टर्नओवर कर रही है, बट रियलिटी में पता क्या है, ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी पर है। मैक्सिमम कैपेसिटी मतलब मान लीजिए एक कंपनी है जिसकी फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री में गुड्स बनाती है, अगर वो फैक्ट्री में गुड्स बनाती है 100% कैपेसिटी पर, अगर वो फैक्ट्री में 100% कैपेसिटी पर बनाती है, तो वो 1 बिलियन रुपीज का टर्नओवर टच कर लेगी। अगर हमने फैक्ट्री में 100% कैपेसिटी पर काम किया तो हम 1 बिलियन रुपीज का टर्नओवर टच कर लेंगे, लेकिन एक्चुअल जो कैपेसिटी कंपनी यूज कर रही है वो कितनी यूज कर रही है, मान लीजिए अभी 20% कैपेसिटी पे काम कर रही है, 20% कैपेसिटी पे, तो लोग तो सोचेंगे कि ये कंपनी का टर्नओवर 1 बिलियन रुपीज है, जबकि ये लाइन जो लिखी हुई है मैक्सिमम कैपेसिटी की लाइन लिखी हुई है, और इससे लोगों को क्या होगा, मिसलीड हो जाएंगे, इससे लोग क्या हो जाएंगे, मिसलीड हो जाएंगे, और ये पढ़कर लोग कंपनी में पैसा लगा देंगे, कंपनी में पैसा लगा देंगे, जबकि हमें क्या बताना चाहिए था, हमें बताना चाहिए था कि कंपनी एक्चुअली में आज की तारीख में कितना टर्नओवर कर रही है, जो कि 20% कैपेसिटी पे कितना कर रही होगी, 1 बिलियन तो नहीं कर रही होगी ना। यही बात इसमें लिखी हुई है थर्ड केस में, दैट द प्रोस्पेक्टस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के प्रोस्पेक्टस में लिखा था कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्नओवर इज 1 मिलियन स्टर्लिंग पर एनम, ठीक है, 1 मिलियन स्टर्लिंग पर एनम लिखा हुआ था। ये स्टेटमेंट कब सच होती, ये स्टेटमेंट सच तब होती अगर कंपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी कंसीडर करी जाए, मतलब अगर कंपनी जो है 100% प्रोडक्शन कैपेसिटी पे काम करती तो प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई बात सच होती। लेकिन ये बात एकदम झूठ है, ये बात एकदम झूठ है, क्यों, अगर आप कंपनी की प्रेजेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी देखो, मतलब एक्चुअली कंपनी कितना यूटिलाइज कर रही है, तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट डायरेक्टर्स ने लिखी है, उन्हें पता था कि इसके मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं, बट उन्होंने इसे इस तरीके से लिखा ताकि लोग उनकी बातों में फंस जाए और लोग इस पर भरोसा करके कंपनी में पैसा लगा दें। तो ये सभी एग्जांपल बेटा किस चीज के हैं, मिस स्टेटमेंट के एग्जांपल है, मिस स्टेटमेंट के एग्जांपल है। एक और एग्जांपल यहां पर दिया होगा, ये वाला सारे बच्चे एग्जांपल खुद से रीड करेंगे, खुद से रीड करेंगे इस वाले एग्जांपल को, पेज नंबर 3.27। और इसमें भी क्या हुआ था, इसमें भी हमने इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन दी थी, इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन। एक बार खुद से पढ़ेंगे फिर हम आगे चलेंगे। लड़का ये कहता है लड़की से, नो सॉन्ग इन माय क्लास, आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। पढ़ लिया सर, पढ़ तो लिया लेकिन समझ नहीं आया, फिर से लॉ की दिक्कत नहीं है, अकाउंटिंग की दिक्कत है, यही नहीं पता रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होते हैं और कैपिटल प्रॉफिट क्या होते हैं, है ना, यही नहीं पता इसलिए समझ नहीं आया। चलो मैं इसे एग्जांपल से समझा देता हूं, इलस्ट्रेशन को देखो। मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है गुरप्रीत समोसे वाला लिमिटेड, गुरप्रीत समोसे वाला लिमिटेड। ये प्रोस्पेक्टस लेकर आई है, इसने प्रोस्पेक्टस में सब कुछ ट्रू लिखा है, सब कुछ ट्रू लिखा है, कुछ भी झूठ लिखा ही नहीं है, कुछ भी झूठ नहीं लिखा है, सब कुछ ट्रू लिखा था प्रोस्पेक्टस में। और हमने प्रोस्पेक्टस में एक और बात लिखी, क्या लिखी, दैट कंपनी इज रेगुलरली पेइंग डिविडेंड्स, कंपनी इज रेगुलरली पेइंग डिविडेंड्स, कंपनी जो है रेगुलरली अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है। ये अच्छी बात लगेगी लोगों को या बुरी बात लगेगी, जो लोग मेरी कंपनी का प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे उन्हें अच्छा लगेगा, उन्हें तो अच्छा लगेगा, अरे ये कंपनी तो रेगुलरली हर साल डिविडेंड देती है यार, इस कंपनी में तो पैसा लगा सकते हैं। लेकिन अब देखो मेरा बिजनेस क्या है, समोसे बेचने का, मेरा बिजनेस क्या है, यानी समोसे बेचकर कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता होगा वो कंपनी का ट्रेडिंग प्रॉफिट भी कह सकते हो, या आप उसे रेवेन्यू प्रॉफिट भी कह सकते हो, रेवेन्यू प्रॉफिट भी कह सकते हो। समोसे बेचकर कंपनी जितना भी पैसा कमाएगी वो कंपनी का ट्रेडिंग प्रॉफिट है, रेवेन्यू प्रॉफिट है। मान लो इस कंपनी ने अपनी एक शॉप सेल कर दी, अपनी एक शॉप सेल कर दी, और शॉप बेचने के बाद इस कंपनी को, वो दुकान हमने खरीदी थी 1 करोड़ रुपए में, लेकिन आज उस दुकान की वैल्यू हो गई है 80 करोड़, आज उस दुकान की वैल्यू हो गई है 80 करोड़, तो हमने इस दुकान को बेचकर 79 करोड़ कमाया। अब ये जो 79 करोड़ कमाया ये कंपनी का रेगुलर बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, क्या कंपनी का बिजनेस दुकानें खरीदने और दुकानें बेचने का नहीं, लेकिन हमने अपनी दुकान को बेच दिया, क्योंकि अब हम सोच रहे हैं कि रेंट पर शॉप लेंगे, वहां से काम करेंगे, ये वाली शॉप यहां से सेल आउट कर देते हैं। तो ये जो 79 करोड़ है ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट है, ये वन टाइम प्रॉफिट है। क्या ये प्रॉफिट रोज रोज होने वाला है, क्या ये प्रॉफिट कंपनी को रोज रोज होने वाला नहीं। अब कंपनी ने क्या किया, हर साल इसमें से 5 करोड़ डिविडेंड देती रही, हर साल इसमें से
5 करोड़ डिविडेंड देती रही, हर साल 5 करोड़ जो है कंपनी डिविडेंड देती जा रही थी। अब ये बात हमने लिख तो दी कि कंपनी हर साल डिविडेंड दे रही है, लेकिन हमने उन्हें ये नहीं बताया कि हम डिविडेंड जो दे रहे हैं वो ट्रेडिंग प्रॉफिट से नहीं दे रहे, वो कैपिटल प्रॉफिट से दे रहे हैं। ये बात अगर हम नहीं बता रहे, मतलब हमने उन्हें इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन बताई है, और लॉ ये एज्यूम करता है कि जब आप इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन बताते हो तो इसको हम मिस स्टेटमेंट मानेंगे, क्योंकि आप लोगों को एक तरह से धोखा दे रहे हो, आप लोगों को एक तरह से धोखा दे रहे हो। तो ऑल दी स्टेटमेंट कंटेन्स इन द प्रोस्पेक्टस वर लिटरली ट्रू, वो ट्रू थी। एक लाइन प्रोस्पेक्टस में लिखी थी कि कंपनी डिविडेंड दे रही है बहुत सालों से, लेकिन हमने डिस्क्लोज नहीं किया इस बात का कि जो डिविडेंड है वर पेड आउट ऑफ रियलाइज्ड कैपिटल प्रॉफिट, वर पेड आउट ऑफ रियलाइज्ड कैपिटल प्रॉफिट एंड नॉट आउट ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट्स, एंड नॉट आउट ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट्स। एंड अलॉटी ऑफ शेयर, अब एक पर्सन अलॉटी मतलब जिसे शेयर अलॉट हुए थे, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहता है, ये कहकर कि प्रोस्पेक्टस में बहुत सारी मटेरियल पर्टिकुलर जो आपने गलत दिए थे। आपको बताना था कि भैया नॉन डिस्क्लोजर, आपने ये जो बात नहीं बताई है, कंसील करिए, मतलब छुपाई है कि भैया हमने ट्रेडिंग से नहीं बल्कि कैपिटल प्रॉफिट से दिए हैं। ये एक मटेरियल मिस रिप्रेजेंटेशन है, यानी हम इसको मिस स्टेटमेंट कंसीडर करेंगे, हम इसको मिस स्टेटमेंट कंसीडर करेंगे। अब सवाल ये आता है कि सर मिस स्टेटमेंट है, उससे दिक्कत क्या है? हमें ये तो पता चल गया कि पब्लिक को लॉस हो जाएगा, लेकिन लोग तो मिस स्टेटमेंट कर सकते हैं ना, तो बेटा उन्हें डराने के लिए लॉ ने क्या करा है, अगर किसी कंपनी के प्रोस्पेक्टस के अंदर मिस स्टेटमेंट होती है और जिससे लोगों का नुकसान होता है, तो हमें क्या मिले हैं? लीगल राइट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? लीगल राइट्स मिलते हैं। अगर प्रोस्पेक्टस के अंदर किसी भी कंपनी के प्रोस्पेक्टस के अंदर मिस स्टेटमेंट निकल जाती है, तो मिस स्टेटमेंट, अगर किसी कंपनी के प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट निकल जाती है, तो उस केस में बेटा हमें क्या मिलते हैं? जिस पर्सन ने कंपनी से शेयर खरीदे थे प्रोस्पेक्टस पर भरोसा करके, उसको क्या मिलते हैं? उसको लीगल राइट्स मिलते हैं, जिसको लीगल राइट्स को हम लॉ की लैंग्वेज में रेमेडीज बोलते हैं। अब यहां पर बेटा 2-3 एक्ट आते हैं। एक आता है जनरल राइट्स, एक क्या आता है? जनरल राइट्स, जो हमें मिलेंगे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से, और द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो कुछ राइट्स हमें इन एक्ट के अंदर मिलते हैं, कुछ राइट हमें इन एक्ट के अंदर मिलते हैं, और कुछ हमें मिलते हैं स्पेसिफिक राइट्स जो हमें मिलते हैं द कंपनीज एक्ट के अंदर, द कंपनीज एक्ट के अंदर। कौन से सेक्शन में? सेक्शन नंबर और सेक्शन 35 बात करता है सिविल लायबिलिटी की। पहले जब पुराना कोर्स हुआ करता था, तो हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ ये हुआ करता था। जब पुराना कोर्स हुआ करता था, तो हमें सिर्फ कंपनीज एक्ट पढ़ना पड़ता था, हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का कोई भी प्रोविजन पढ़ना नहीं पड़ता था। लेकिन जब से इंस्टीट्यूट जो नया आईसीआई मॉड्यूल लाया है, उसमें ये चेंज कर दिया, उसमें इन दोनों पॉइंट्स को भी क्या कर दिया गया? इंक्लूड कर दिया गया। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, वो ये दोनों इंपॉर्टेंट माने जाएंगे। एग्जाम के लिए अभी भी सेक्शन 34 और 35 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे सिलेबस का जो मेन पार्ट है वो क्या है? कंपनीज एक्ट 2013 है। ठीक है, ओके सर। अब चलते हैं, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, मैं पहले आपको सेक्शन 35 सिखाऊंगा, फिर सेक्शन 34 सिखाऊंगा, फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सिखाऊंगा। तो रेडी है? यस सर। अब सेक्शन 35 क्या बोलता है समझते हैं। सेक्शन 35 कहता है सिविल लायबिलिटी in case of misstatement in prospectus। अगर प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट है, तो क्या सिविल लायबिलिटी होगी? ये बात सेक्शन 35 में बताई गई है, और सेक्शन 34 में बताई गई है क्रिमिनल लायबिलिटी। अब कुछ बच्चों को यही नहीं पता होगा कि क्रिमिनल लायबिलिटी क्या होती है और सिविल लायबिलिटी क्या होती है। तो सेक्शन 35 पढ़ने से पहले हमें एक, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट हमें एक बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। सिविल लायबिलिटी और क्रिमिनल लायबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है? क्रिमिनल लायबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, ओके सर। सिविल लायबिलिटी के केस में क्या होता है बेटा? नॉर्मली मान लीजिए ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ए ने बी को कार देने का वादा किया, बी ने ए को प्राइस देने का वादा किया, और बाद में अगर बी प्राइस देने से मना कर दे, या ए अगर कार देने से मना कर देता है, तो यहां पर ए सू करेगा बी को, और बी सू कर सकता है, केस फाइल कर सकता है ए पर, और क्या क्लेम कर सकता है? डैमेजेस क्लेम कर सकता है। डैमेजेस का मतलब होता है लॉस की भरपाई, जितना लॉस हुआ है उसकी भरपाई क्लेम करी जा सकती है। ये होती है सिविल लायबिलिटी। यहां पर बी को जेल नहीं भेजा जाएगा, ए को जेल नहीं भेजा जाएगा, बस लॉस की भरपाई करा दी, आपकी लॉस की भरपाई। और यहां पे लॉस की भरपाई किसे मिलेगी? अगर ए ने बी पर केस करा तो बी ए को डैमेजेस देगा, और अगर बी ने ए पर केस किया तो ए बी को डैमेजेस देगा। यानी एक पार्टी दूसरे पार्टी को उसके लॉस की भरपाई करती है, उसे बोलते हैं सिविल लायबिलिटी। उसे क्या बोलते हैं? सिविल लायबिलिटी। दूसरा आता है बेटा क्रिमिनल लायबिलिटी। मान लीजिए मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई का मर्डर कर दिया, ये क्या है? दिस इज अ क्राइम, ये बहुत बड़ा क्राइम है। यहां पर मिस्टर एक्स को क्या होगा? एक तो पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी किसको जाएगी? पेनल्टी गवर्नमेंट को जाएगी, ठीक है, पेनल्टी गवर्नमेंट को जाएगी। साथ ही साथ इसे जेल भी जाना पड़ेगा, तो यहां पर हो गई क्रिमिनल लायबिलिटी कि आपने कोई क्राइम किया है, तो ये हमारी क्रिमिनल लायबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो सिविल लायबिलिटी में डैमेजेस मिलते हैं, क्रिमिनल लायबिलिटी में गलत काम करने की सजा मिलती है, भले ही किसी को नुकसान हुआ हो या ना हुआ हो, उससे फर्क पड़ता नहीं है। अब यहां पर लॉ ये कह रहा है, कंपनी से कह रहा है, देखो कितनी बड़ी बात कह दी कि अगर प्रोस्पेक्टस, किसी कंपनी के प्रोस्पेक्टस में अगर मिस स्टेटमेंट पाई जाती है, तो सिविल लायबिलिटी तो है ही है। मतलब जिन लोगों को नुकसान हुआ कंपनी के प्रोस्पेक्टस में गलती की वजह से, जिन लोगों को नुकसान होगा उनको तो लॉस की भरपाई होगी ही होगी। साथ में क्रिमिनल लायबिलिटी भी है, मतलब जिन लोगों ने प्रोस्पेक्टस इशू किया था उनको जेल में डालेंगे अलग, तो ये बहुत बड़ा सीरियस क्राइम होता है बेटा, बहुत बड़ा सीरियस ऑफेंस होता है प्रोस्पेक्टस के। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, किसी इंसान ने अपने पूरे जीवन की सेविंग, आपकी कंपनी का प्रोस्पेक्टस पढ़ के उस पर भरोसा करके लगा दी, और कल को उस बेचारे का दिक्कत हो गई, आपके प्रोस्पेक्टस में गड़बड़ निकली, जिससे उसकी पूरी जिंदगी की जो सेविंग थी वो खत्म हो गई, तो वो बेचारा क्या करेगा? इसीलिए ये एक बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है। इसीलिए गोल्डन रूल ये बोलता है कि प्रोस्पेक्टस के अंदर मिस स्टेटमेंट होनी ही नहीं चाहिए। होगी तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 34, कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 35 ट्रिगर हो जाएगा। सेक्शन 34 और सेक्शन 35 ट्रिगर हो जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 35 को। सेक्शन नंबर 35 कहां दिया हुआ है? पेज नंबर, सारे बच्चे आ जाएंगे पेज नंबर 3.28 पे, पेज नंबर सिविल लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट्स इन प्रोस्पेक्टस, सेक्शन नंबर 35। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर सिक्योरिटीज के सब्सक्राइबर को कोई लॉस या डैमेज हो जाता है, अगर सिक्योरिटीज के सब्सक्राइबर को लॉस या डैमेज हो जाता है, क्यों हो जाता है? बिकॉज उसने प्रोस्पेक्टस पर भरोसा किया था, लेकिन आपके प्रोस्पेक्टस के अंदर या तो किसी बात को लिखा नहीं गया था, या तो जो बात लिखनी चाहिए थी वो लिखी नहीं, या कोई ऐसी बात लिख दी जो लिखनी नहीं चाहिए थी, जिससे वो क्या हो गया? मिसलीड हो गया, जिससे वो हो गया मिसलीड। एक 2-3 एग्जांपल लेंगे और फिर हमें इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग आनी चालू होगी। एग्जांपल नंबर 1, मान लीजिए एक कंपनी है
जिसने प्रोस्पेक्टस इशू किया, उस प्रोस्पेक्टस को पढ़कर, ध्यान से सुनना, उस प्रोस्पेक्टस को पढ़कर मिस्टर एक्स ने कंपनी में पैसा लगाया। मिस्टर एक्स ने कंपनी में क्या लगाया? पैसा लगाया, लगा दिया पैसा। अब हुआ क्या? इस प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं थी। इस प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई भी मिस स्टेटमेंट, कुछ भी गलत नहीं लिखा था, लेकिन मिस स्टेटमेंट तो नहीं थी, लेकिन कंपनी के शेयर्स के भाव फिर भी गिर गए। कंपनी के शेयर्स के भाव फिर भी प्राइस गिर गया। यानी मिस्टर एक्स ने ये शेयर खरीदा था मान लो 500 रुपए का, और पब्लिक ऑफर आने के कुछ दिन बाद ये शेयर हो गया 300 रुपए का। क्या मिस्टर एक्स इन 200 रुपए के नुकसान, लॉस तो उसे हुआ, क्या वो इस लॉस की भरपाई कंपनी से ले पाएगा सेक्शन 35 के अंदर? द आंसर इज नो। सर नो क्यों? उसे नुकसान हुआ तो है बेटा, नुकसान हुआ है मानता हूं, मार्केट में जब हम पैसा लगाएंगे तो नुकसान भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो नुकसान इस वजह से हुआ क्योंकि कंपनी के प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट था, तब सेक्शन 35 लगता है, ओके। तो क्योंकि यहां पर प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई मिस स्टेटमेंट थी ही नहीं, इसीलिए यहां पर मिस्टर एक्स सेक्शन 35 के अंदर सीयू नहीं कर पाएगा। आगे चलेंगे? यस सर, आई होप फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। एग्जांपल नंबर 2, कंपनी मिस्टर वाई, कंपनी ने पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू करा था, पब्लिक ने लगाया, मैं बस एक पर्सन की बात कर रहा हूं ताकि आप समझ पाओ। प्रोस्पेक्टस, कंपनी, प्रोस्पेक्टस, मिस्टर वाई, ठीक है। मिस्टर वाई ने कंपनी का प्रोस्पेक्टस पढ़ा, उसे बहुत अच्छा लगा कंपनी का प्रोस्पेक्टस, और उसने कंपनी में पैसे लगा दिए। कुछ दिनों बाद पता चला कि कंपनी के प्रोस्पेक्टस में क्या थी? मिस स्टेटमेंट थी। कंपनी के प्रोस्पेक्टस में क्या थी? बाद में पता चला कुछ दिनों बाद कि कंपनी के प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट थी। लेकिन मिस्टर वाई ने 500 रुपए का शेयर खरीदा था, और शेयर खरीदने के बाद आज की तारीख में उसका प्राइस 700 रुपए चल रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या मिस्टर वाई कंपनी से सेक्शन 35 के अंदर केस करके पैसा रिकवर कर सकता है या नहीं कर सकता? तो अगेन द आंसर इज नो। लेकिन सर अब नो क्यों? अब तो प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट भी है। मेरे बच्चा, सेक्शन 35 कहता है प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट होने की वजह से लॉस भी तो होना चाहिए। यहां तो मिस्टर वाई ने 500 रुपए का शेयर खरीदा था और वो चल रहा है 700 रुपए का, तो उसे नुकसान हुआ ही नहीं। सेक्शन 35 आपको लॉस की कंपनसेशन दिलवाता है। किसकी? लॉस की भरपाई की। आप अपने हुए लॉस की भरपाई ले सकते हो। जब लॉस हुआ ही नहीं तो भरपाई किस चीज की लेने जा रहे हो? फील कर रहे हो? फर्स्ट वाले पॉइंट में लॉस हुआ था लेकिन प्रोस्पेक्टस में गलती नहीं थी तो कंपनी पैसा नहीं देगी। दूसरे में कंपनी के प्रोस्पेक्टस में गलती तो थी लेकिन लोगों को लॉस ही नहीं हुआ। अगर लोगों को लॉस नहीं हुआ तो उस केस में क्या होगा? उस केस में मेरे बच्चा यहां पर अगेन मिस्टर वाई कैन नॉट सी कंपनी और सेक्शन 35। एक और एडवांस बात बता दें, इसके बाद तो मजा ही आ जाएगा। ये जो एग्जांपल 3 है ये इस वर्ड के ऊपर रहेगा। अभी तक जो